सो तो क्या 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 था हमारे पास कि मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंटम को कंजर्व किया, और कंजर्व करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आई वो ये थी कि अगर मेरे पास इनिशियल एम वी मोमेंटम है अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो मेरे पास फाइनली भी अलोंग एक्स डायरेक्शन मेरे पास इतना ही मोमेंटम होगा, और डेफिनेटली मेरे पास टोटल जो है वो 2 mv नॉट है। लेकिन उसका जो एक्स कंपोनेंट है वो है हमारे पास कॉज ऑफ थीटा, कॉज ऑफ 45 आ जाएगा। तो उसकी मैंने वैल्यू पुट करके मेरे पास डेफिनेटली आंसर आ गया, जो कि हमारे पास जी है। और परफेक्ट एक आंसर है, और परफेक्टली एक वे है। अब अगर आप इस डायरेक्शन पे, मतलब अलोंग वाई एक्सिस पे, इस डायरेक्शन में अगर आप सॉल्व कर लेते तो फिर भी आपके पास यही आंसर आता। मजे की बात यह है कि मोमेंटम दो वेज के साथ कंजर्व होता है हमेशा, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, और मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है। काइनेटिक एनर्जी कभी होती है कभी नहीं होती, लेकिन मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व इन एनी काइंड ऑफ कोलिजन। ठीक है। अच्छा जी, अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा मजे का सवाल है, बड़ा छोटा सा सवाल है जी। ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 17 मीटर इज हैंग्ड इनसाइड अ लिफ्ट which is accelerating upward with 3g. The time period of the pendulum is, क्या होगा? जवाब चाहिए मुझे, जवाब। well, बहुत मजे का सवाल है। एक बात तो ये कि हमारे पास अपेरेंट वेट आते हैं। अपेरेंट वेट, अगर आप ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहे हो तो आपका वेट बढ़ जाता है, अगर आप नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहे हो तो आपका वेट कम हो जाता है। ठीक है। अब आप ऊपर की तरफ कर रहे हो, डेफिनेटली परफेक्ट। ठीक है। ओके गुड, सही है, परफेक्ट आंसर था। 4.1। ठीक है, इसको देख लेते हैं कैसे आता है। अब ऊपर की तरफ आप जा रहे हैं, तो जब ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो आपके पास जी बढ़ता है। डेफिनेटली वैसे आपके पास जी कितना है, 8 है। अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो जी ऐड हो जाएगा, हमारे पास 3 जी है, तो डेफिनेटली टोटल जो हमारे पास एक्सेलरेशन अपवर्ड होगी हमारे पास 4 जी हम ले सकते हैं। अच्छा, अब मेरे पास टाइम पीरियड सिंपल है, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी। गुड। अब डेफिनेटली जो जी है यहाँ पे हमारे पास वो 4 जी के इक्वल आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ 2 पाई एल ओवर 4 जी, क्योंकि वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है 3 जी के साथ। ओके, गुड होगी बात, सही है। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। टू का अगर मैं अंडर रूट ले लेता हूँ तो वो आ जाएगा 2, तो ये मैं इसको इससे यहाँ से फोर्थ कर लेता हूँ। अब बड़ी मजे की बात क्या है कि पाई और अंडर रूट जी, ये दोनों एक दूसरे के एक जैसे ही, मतलब इनकी वैल्यूज आती हैं। पाई होता 3.14, 3.14, और ये अगर आप जी का अंडर रूट ले लें तो आ जाता है 3.13 के राउंड बोट। तो आप इसको रफली स्पीकिंग आप कैंसिल आउट कर सकते होते हो। तो सिंपली आपको क्या फाइंड करना है, अंडर रूट एल, और वो है 17। अच्छा, अब 17 का कैसे अंडर रूट लें? तो भैया आप अप्रोक्सीमेशन की तरफ जाएं। 16 का अंडर रूट कितना होता है जी? 4। तो भाई 17 का कितना होगा? 4.1 के राउंड बोट होगा, या 2 होगा, 4.1 के राउंड बोट होगा। तो आपने कोई कैलकुलेट नहीं किया, कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ी, तो यू कैन एंड अप विद दैट आंसर। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं फ्लेवर देने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक चीज की फ्लेवर मैं दे दूं कि आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आप किस तरह से अप्रोक्सीमेशन की तरफ जा सकते हैं, किस तरह से आप उसको अप्रोक्सीमेट करके आंसर कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा एक वे सा इसको सॉल्व करने का। अच्छा जी, ये थोड़ा सा लंबा सवाल है, थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन कोशिश करें किसको करें। आवाज नहीं आ रही मेरी? आवाज आ रही है मेरी? इधर तो बोल बोल रहा है कि मैं बोल रहा हूँ। आ रही है, आ रही है। अच्छा जी, two identical conducting sphere S1 and S2 carrying equal amount of charge and are fixed at a distance apart. They repel each other with an electrical force of this one. Suppose that a third identical uncharged sphere, identical है uncharged sphere है, ठीक है। आपका वो आप माइक का इशू होगा, आप उसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। स्फीयर S1, ठीक है, और उसको टच किया है S1 के साथ, और फिर क्या किया है, S2 के साथ टच किया है। पहले टच किया किसके साथ? और फिर S2 के साथ टच किया, और फाइनली रिमूव कर दिया गया। ठीक है। फाइंड द फोर्स बिटवीन S1 एंड S2। बहुत मजे का सवाल है, बहुत मजे की चीज है।
वैसे आपको लगेगा ये कि भैया कोई फर्क क्यों पड़ेगा भाई, कि आइडेंटिकल है अनचार्ज है तो क्या फर्क पड़ेगा, तो रिमेन सेम रहना चाहिए, और दैट इज अ ट्रैप। ऐसा नहीं है कि रिमेन सेम रहे। होता क्या है कि मैं इसको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, कोशिश करता हूँ यहाँ पे करूँ। एक स्फीयर 1 है, दूसरा स्फीयर 2 है, दोनों एक खास डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं, और कितनी फोर्स लग रही है, 16 नैनो मिली न्यूटन। ठीक होगी बात? अच्छा, अब मैं इसको लिख सकता हूँ सी। है नहीं भैया जैन, सी नहीं है, गलत आपने आंसर दे दिया है। इसको देख लेते हैं। अच्छा, अब इन दोनों के दरमियान फोर्स कितनी है जी, एफ इज इक्वल टू के क्यू स्केयर, क्योंकि सेम चार्ज है, आर स्केयर। ठीक है, और ये फोर्स वो बता रहा है कितना है, 16 मिली न्यूटन है। गुड होगी बात। अब हुआ क्या, मैंने एक थर्ड एक स्फीयर लिया जो कि ये है, और उसको मैं, वो अनचार्ज था, और मैंने पहले इसके साथ टच किया। जब मैंने टच किया, कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर है तो चार्ज फ्लो करेगा। और बड़ी मजे की बात, जब आप दो चार्जेस को, कोई भी चार्जेस के कॉम्बिनेशन है, आप जब इनको टच करते हो और वो कंडक्टर है, तो इनके पास एवरेज चार्ज आ जाता है। कैसे एवरेज चार्ज आ जाता है, मतलब कि अगर एक के पास 4 कॉलम है फॉर एग्जांपल, और एक के पास 8 कॉलम है फॉर एग्जांपल, और इनको मैंने टच कर दिया, तो फिर टच करने के बाद इन दोनों पर आपस का एवरेज चार्ज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अब कितना बन जाता है, ये बन जाता है 12/2, और ये आ जाएगा 6/6। तो टच करने के बाद अब इनको अलग अलग करोगे तो इनके दरमियान जो चार्ज आ जाएगा 6/6 हो जाएगा। मतलब कि टोटल का एवरेज चार्ज दोनों पे आ जाता है, एवरेज एवरेज। अब इस पे तो है ही कोई नहीं है, जीरो चार्ज है, और इस पर चार्ज कितना है ये हमने देख लेना है। तो इससे मैं देख लेता हूँ, मुझे पता टोटल फोर्स इतनी है, तो मैं सिंपल ऐसा लिख लेता हूँ कि क्यू स्केयर इज इक्वल टू क्या है, आर स्केयर ओवर के 16 मिली न्यूटन। मुझे आर स्क्वायर के से कोई लेना देना ही नहीं है, मुझे सिर्फ क्यू से लेना देना है, तो मैं इसको अंडर टू ले लेता हूँ। तो क्यू इज इक्वल टू, बाकी चीजों को मैं नहीं छेड़ता, मुझे कोई फायदा नहीं है इसको छेड़ने का। तो मैं सिर्फ ये देख लेता हूँ कि मेरे पास 4 मिली न्यूटन आ रहा है एक पे चार्ज। ठीक होगी बात, कंफर्म होगी बात। तो ये मैं इसको क्यू इस पे चार्ज है पहले वाले, और जब मैंने टच किया तीसरा सफियर पहले वाले सफियर के साथ, तो होगा क्या, इन दोनों पर एवरेज चार्ज आ जाएगा। इस केस की मैं बात करने लगा हूं। तो स्फीयर 1 पे 4 है, इस पे 0 है, तो नेट कितना आ जाएगा, 4+0/2 आ जाएगा 2। इसका मतलब क्या हुआ कि आफ्टर टचिंग इसके पर जो चार्ज रह जाएगा वो 2 मिली न्यूटन रह जाएगा। गुड होगी बात। और इस पे कितना रह जाएगा जी, इस पे भी 2 रह जाएगा। ना भाई ना, ना भाई ना। क्यों बोला, क्योंकि अब जो सफियर था, यही सफियर मैंने इसको टच किया है, तो अब इस पर जब मैंने सफियर टच किया है तो इस पे भी 2 मिली न्यूटन या जो भी चार्ज था, 2 के लिहाज से चार्ज था। तो होगा क्या, ये जो दूसरा सफियर है इस पर पहले कितना था जी, 4। अब जब ये तीसरा मैंने इसको साथ टच किया, इस पर कितना था जी, 2। अब इन दोनों का एवरेज लेंगे तो आ जाएगा 6। ठीक है, कम ऑन, ये आ जाएगा 6। तो 6/2 वो आ जाएगा 3। इसका मतलब है कि अब टच करने के बाद जो दूसरा सफेयर है उस पर 3 मिली न्यूटन चार्ज रह जाएगा। अब इसके दरमियान अगर फोर्स में देखूंगा तो मेरे पास आ जाएगी के, ये Q1 2 है और ये कितना है 3 है, तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, मिली न्यूटन। मैं इसको यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, या मैं इसको ऐसे कह लेता हूँ, Q1 मेरे पास कितना बन जाएगा, आर स्केयर के ओवर, मेरे पास कितना है जी, 2 मिली न्यूटन, एंड Q2 इज इक्वल टू मेरे पास आर स्केयर के 3 मिली न्यूटन। ठीक है, अच्छा, ये न्यूटन मैंने इसको वैसे ही उठा के लिख लिया। अब मैं इसकी से फोर्स फाइंड करूंगा तो सिंपली मैं क्या करूंगा कि मेरे पास आ जाएगा के Q1 Q2/r²। अच्छा, अब बाकी चीजें तो वैसे ही हैं, तो के आर स्केयर वैसे ही पड़ा रहेगा, इसकी जगह मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो r² ओवर k आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3 × 4 6 मिली न्यूटन। ठीक है, तो ये और ये कट गया, तो एंड पे क्या रह जाएगा, 6 मिली न्यूटन। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे पास जो आंसर होगा वो ये होगा। अब मैंने ये समझाने के लिए थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हुआ है। वैसे अगर आप देखोगे तो आपके पास आएगा क्या, कि आपने जस्ट सिंपली ये देख लेना है कि इसका आधा आएगा 4, 4 आ गया, एक को टच किया तो बाकी रह गया 2, दूसरे के साथ टच किया तो ये आ जाएगा 6, तो एक्चुअली 3, तो ये एक्चुअली 6 के राउंड अबाउट कोई आपके पास
फोर्सेस आ रही होंगी। तो दैट इज इंपॉर्टेंट कि आप उसको किस तरह से अचीव कर रहे हो, किस तरह से अप्रोच कर रहे हो। मैंने तो ये डिटेल से बताया, तो इसलिए थोड़ा सा इसको टाइम लग गया। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस इनफ हो जाती है तो आप इस तरह के भी क्वेश्चन को विद इन मिनट्स क्रैक कर सकते हो। अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये पीपीएससी में आया और मैं खुद कंफ्यूज हो गया। बेशक मेरा जो थीसिस था वो भी पार्टिकल फिजिक्स पे था। ए बैरियन delta plus is unstable and electric charge on it could be प्लस माइनस टू भी हो सकता है, -1 तक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। विच आर द फॉलोइंग डिके प्रोसेस इज करेक्ट? कोई ऑप्शन बताएगा? ऑब्वियसली इसी के लिए तो सेशन है। ओके, अब बड़ी मजे की बात है, जब भी हम बात करते हैं रिएक्शंस की, तो हम कंजर्वेशन की बात करते हैं। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता कि टू प्लस पॉजिटिव चार्ज आपके पास रिएक्शन से पहले है और आफ्टर द रिएक्शन वो पॉजिटिव चार्ज माइनस +1 रह जाए, मतलब चार्ज कंजर्व ना हो। तो ये नहीं होता। इसी तरह जब आप पार्टिकल फिजिक्स की बात करते हो, तो ये चीज ये एमसीक्यूज था, तो मैंने इंक्लूड किया। तो और भी ऐसे ऐसे नंबर्स हैं जिनको कंजर्व होना चाहिए, उनमें से एक है बैरियन नंबर। अब बैरियन क्या है? बैरियन एक कंपोजिट पार्टिकल्स हैं जिनमें 3 क्वार्क्स होते हैं। लाइक प्रोटॉन है, उसमें 2 अप क्वार्क होते हैं, एक डाउन क्वार्क होता है, तो ये भी बैरियन है। न्यूट्रॉन है, 2 डाउन क्वार्क्स होते हैं, एक अप क्वार्क होता है, ये भी बैरियन है। इसी तरह डेल्टा स्टारिक भी एक बैरियन है। ओके, तो जब भी ये डिके करेगा, तो आफ्टर द डिके बैरियन नंबर कंजर्व होना चाहिए। यहां पे एक बैरियन है, तो अगर मैं इसकी एक डिके रिएक्शन लिखता हूं, तो एट द एंड यहां पे भी बैरियन होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बैरियन कहीं पे गुम हो गया। नो, नॉट एट ऑल। जैसे कि चार्ज कंजर्व होगा, वैसे बैरियन नंबर भी कंजर्व होता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन नंबर भी कंजर्व होता है। कंजर्वेशन लॉज हैं काफी ज्यादा जब आप फंडामेंटल रिएक्शन की बात करते हो। तो मजे की बात क्या, ये लेप्टॉन है, म्यूऑन लेप्टॉन है, पाइऑन मीजॉन है, पाइऑन है, लेप्टॉन लेप्टॉन मीजॉन, लेप्टॉन लेप्टॉन मीजॉन। कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें आपके एंड पे बैरियन हो। तो इस रिएक्शन में बैरियन नंबर ही नहीं कंजर्व। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं था, और मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा इसमें से कैसे रिएक्शन को मैं देखूं कि ये किससे में डिके करें, मल्टीपल वेज के साथ डिके करते हैं। और फिर मुझे याद आया, ओहो, ये तो बैरियन नंबर ही नहीं कंजर्व हो रहा। तो जब नहीं कंजर्व हो रहा, तो ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। तो बैरियन नंबर हमेशा कंजर्व होगा अगर बैरियन किसी रिएक्शन में अवेलेबल है तो। अच्छा जी, अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी बड़ी मजे की चीज है। विच आर द फॉलोइंग बिलोंग टू द लेप्टोनिक फैमिली ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स? ये बड़ा मजे का है। अच्छा, लेप्टोनिक फैमिली एक है, मैंने पूरा एक स्टैंडर्ड मॉडल पे वीडियो बनाई हुई है। नहीं, जैन गलत है ऑप्शन, ग्लूऑन्स नहीं है। लेप्टॉन्स होते हैं वो जिनको स्ट्रॉन्ग फोर्स फील ही नहीं होती। आपको पता है 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। तो ऐसी फैमिली जिनको स्ट्रॉन्ग फोर्स फील नहीं होती, और वो कौन है बेचारे? वो इलेक्ट्रॉन है, और उसका न्यूट्रिनो है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो म्यू है। और म्यूऑन न्यूट्रिन सॉरी न्यूट्रिनो कहना था, म्यूऑन न्यूट्रिनो है। ऐसे म्यूऑन है तो म्यूऑन न्यूट्रिनो है। ऐसे ही टाउ है और टाउ न्यूट्रिनो है। ठीक है, ये फैमिली है फंडामेंटल पार्टिकल्स की, जो कि लेप्टोनिक फैमिली है। इसको कोई पता नहीं है स्ट्रॉन्ग फोर्स है या नहीं है। तो कहने का क्या मकसद है कि ये जो फैमिलीज हैं ये लेप्टोनिक है। ठीक है, क्वार्क डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, नॉट एट ऑल। ग्लूऑन तो डेफिनेटली वो चीज ही कोई और है, मतलब वो तो बोसोनिक्स में से आ जाते हैं, तो ये भी नहीं है। W+ और ये भी बोसोनिक पार्टिकल है, ये भी मीडिएटर्स हैं, तो ये भी नहीं सही। तो इसमें इसका मतलब है इसमें से कोई भी जो पार्टिकल है वो लेप्टोनिक फैमिली से नहीं बिलोंग करता। तो इसका भी ऑप्शन आ जाएगा नन ऑफ दीज। और नन ऑफ दीज, मैंने वो टॉपर से भी डिस्कशन की थी, वो यही कह रहे थे कि नन ऑफ दीज आपको बताते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following quantity of a radioactive material depend upon the amount of material? बहुत मजे का सवाल है। ओके, अमाउंट ऑफ मटेरियल, ठीक है।
रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या होता है, उसमें से रेडिएशन एमिट हो रही होती है, तो वो डिके करता चला जाता है, वो कम होता चला जाता है। एक बात तो हमें पता है, कंफर्म है कि हाफ लाइफ जो है वो मटेरियल डिपेंडेंट नहीं है। ओ भैया, हाफ लाइफ तो मटेरियल डिपेंडेंट है ही नहीं है। ठीक है, क्यों भला? क्योंकि अगर आपके पास 100 ग्राम मटेरियल है, और मैं कह लेता हूँ कि हाफ लाइफ कितनी है जी, 10 मिनट्स कह लेते हैं, सिंपली के लिए, सिंपलिसिटी के लिए। तो आफ्टर 10 मिनट्स जो आपके पास मटेरियल होगा वो 50 ग्राम रह जाएगा, मतलब हाफ ऑफ द पार्टिकल डिके कर जाएंगे। ठीक होगी बात? हाफ लाइफ उतनी ही होगी। अब अगली हाफ लाइफ पे 25 रह जाएंगे, 25 ग्राम रह जाएगा। हाफ लाइफ उतनी ही है मटेरियल जैसे जितना भी कम होता चला जा रहा है। ठीक है। और एक बड़ी मजे की चीज है जो कि दूसरी चीज है, वो है एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, कि कितने डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड हुए हैं। फॉर एग्जांपल, इसकी मैं अगर सेकंड्स या मिनट्स में रहने देता हूँ, कोई नहीं मसला, मिनट्स में रहने देता हूँ, कोई नहीं मसला। ठीक है। अब होता क्या है, अगर 100 ग्राम है तो उसमें से 100 ग्राम डिके किए हैं, तो 100 ग्राम बाकी बचे हैं। ऐसे ही अगर 50 ग्राम हैं तो 25 ग्राम डिके किए हैं, तो 25 ग्राम बचे हैं। अब पहले 10 सेकेंड मिनट्स में 50 ग्राम्स डिके कर रहे थे। ठीक है। अगर मैं ग्राम्स की ना बात करूं, तो मैं अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैं कह लेता हूं कि 10,000 पार्टिकल्स हैं। ठीक है, 10,000 पार्टिकल्स हैं, और पहले हाफ लाइफ मतलब पहले 10 मिनट्स में वो डिके कर गए कितने? 5,000 डिके कर गए, और 5,000 बच गए। अच्छा, ऐसे ही अगली हाफ लाइफ में 2,500 डिके कर गए, 2,500 बच गए। ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाफ लाइफ तो चेंज नहीं हो रही, हाफ लाइफ तो वो है, लेकिन नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, डिसइंटीग्रेशन जो है वो चेंज हो रही है। अमाउंट ऑफ मटेरियल ज्यादा था, तो डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड ज्यादा थी। कितनी थी? 5,000। मटेरियल कम होता चला जा रहा है, तो उसकी एक्टिविटी भी कम होती जा रही है, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड भी कम होती चली जा रही है। तो एक्टिविटी एक्चुअली डिपेंड कर रही होती है अमाउंट ऑफ मटेरियल पे। अगर आपके पास अमाउंट ऑफ मटेरियल कम है, तो उसके अंदर से डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड भी कम हो रही होगी। अच्छा, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन का क्या मतलब है? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन का सिंपल सा मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूरेनियम की बात कर लूं, और वो एक 185 के ईवी की इन एक रेडिएशन को इमिट करता है, तो वो हमेशा उतनी ही की इमिट करता रहेगा, चाहे वो मटेरियल छोट कम है चाहे वो ज्यादा है। तो जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन होगी वो चेंज नहीं होगी, वो वही इंटेंसिटी की फॉल करता रहेगा। और भी इंटेंसिटी का वे है कि, वैसे वो यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जा सकता, लंबी हो जाएगी बात। नंबर ऑफ जो रेडिएशन हैं वो अमिट होती हैं, तो हर एक की अपनी अपनी इंटेंसिटी होती है, और वो कांस्टेंट रहती है। तो कहने का क्या मकसद है इसको अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊं, तो हमारे पास हाफ लाइफ भी चेंज नहीं होती, मटेरियल डिपेंडेंट नहीं है। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन भी मटेरियल डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन एक्टिविटी है। एक्टिविटी मटेरियल डिपेंडेंट है। मटेरियल कम तो एक्टिविटी भी कम, तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, बड़ा मजे का सवाल है। एन इंडक्टर इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स, when the current is decreased in the inductor, the direction of induced EMF is। बहुत मजे का सवाल है। Along the direction of the current, always opposite to the current, zero at this time, none of these। हम्म। ओके, तो हमने इसको पढ़ते होते हैं, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ। देन ओके, हम पढ़ते हैं जी, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है अक्रॉस द कंडक्टर, ठीक है, वो हमारे पास होता है -L टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ठीक है, विद टाइम। ठीक है, करंट की वेरिएशन के साथ। अब ये जो रेट ऑफ चेंज होगा, अगर ये क्या हो, कम हो रहा हो, तो ये नेगेटिव साइन देगा, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस। तो जब डिक्रीज करंट हो रहा होता है, तो तब ईएमएफ जो अक्रॉस द इंडक्टर होता है, वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट होता है। और जब इंक्रीज हो रहा होता है, फिर अपोजिट टू द करंट होता है। मतलब ने उसने, ये जो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, वो हमेशा ये ये हमेशा
ओके, तो जो ये जो चेंज इन करंट है वो उसको हमेशा उसने अपोज करना है। तो इसकी एक डायग्राम भी है जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। वो ये है। अब क्या, जब इंक्रीजिंग करंट होगा, जब इंक्रीजिंग करंट होगा तो फिर आपके, सॉरी, जब इंक्रीजिंग करंट होगा तो ईएमएफ रिवर्स में होगी। लेकिन जब बेचारा डिक्रीजिंग करंट होगा तो ईएमएफ की डायरेक्शन अलोंग दैट करंट होगी। क्यों? क्योंकि वो चेंज इन करंट नहीं चाहती, वो चेंज इन करंट नहीं चाहती। ठीक है, तो हमें जब डिक्रीजिंग करंट होगा इन द इंडक्टर, तो जो डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ होगी वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट होगी। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। अब ये तब होगा जब आपके पास एग्जैक्ट नॉलेज होगा कि आप क्या पढ़ रहे हो। नेक्स्ट हम देखते हैं। ये बड़ा मजे का सवाल है, बहुत मजे का सवाल है, मैं थोड़ा सा जल्दी करता हूँ। A straight conductor carrying current I split into the identical semicircular turns as shown in figures, और रेडियस कितना है? R है। अच्छा, what is the magnetic field strength at the center of the loop? Okay, अब मजे की बात है कि करंट ऐसे जा रही है और करंट ऐसे जा रही है। ठीक है, अब मैं सपोज कर लेता हूँ इसको दो पार्ट में। ऊपर वाले हिस्से को अलग सोच लेते हैं, नीचे वाले हिस्से को अलग सोच लेते हैं। अच्छा जी, इसकी वजह से ऊपर वाले की वजह से पैदा होने वाली करंट इन टू द पेज होगी, और नीचे वाले हिस्से से पैदा होने वाली करंट राइट हैंड रूल से आउट टू द पेज होगी। तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देंगे। तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दैट कॉइल नहीं होगी या वायर नहीं होगी, क्योंकि एक करंट ऊपर से ऐसे जा रहा है, दूसरा करंट इधर से ऐसे जा रहा है। तो अगर आप राइट हैंड रूल लगा लो सिंपल, जो कि कॉइल के अंदर आप देखो कि अगर करंट इस तरह से ऐसे फ्लो करता है, तो अगर आप राइट हैंड रूल लगाओ तो ये आउट टू द पेज आ रही होती है, थंब आपको बता रहा होता है। ऐसे अगर आप इसके रिवर्स में करंट को फ्लो करवाओ, ठीक है, इस तरह से, तो आपकी इन टू द पेज आ रही होती है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो सिंपली इस केस में क्या आ जाएगा? नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है जी, आखिरी दो सवाल हैं शायद। द कम्यूटेटर ऑफ x-axis spin component of electron with the x-axis angular momentum component is, क्या होगा जी इसका ऑप्शन? ये बहुत मजे की चीज है कि आपके पास जो स्पिन कंपोनेंट्स हैं एक्स वाई एंड जी, स्पिन किसी भी जो कंपोनेंट है उनकी कोई ये ना, ये स्पेशल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है। मतलब स्पेशल डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कह दूं ना कि कोई चीज मूव कर रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास, फॉर एग्जांपल ये है, ये आपको नजर नहीं आ रहा होगा, चलो ये ले लेते हैं, मोबाइल ही ले लेते हैं। ठीक है, मोबाइल को अगर मैं कराऊं रोटेट तो ये स्पिन कर रहा है, ये इसकी स्पेशल डिग्री ऑफ फ्रीडम है स्पिन करने की। लेकिन जब हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर स्पिन की बात करते हैं तो कोई इलेक्ट्रॉन स्पिन स्पिन नहीं कर रहा, मतलब फिजिकली कोई घूम शूम नहीं रहा। एक पॉइंट पार्टिकल है बेचारा, क्या घूमेगा? तो ये जो आपके पास स्पिन डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, ये स्पेशली डिपेंड ही नहीं कर रहे होते। तो इनको कोई लेना देना नहीं है एक्स के साथ, एल के साथ, पी के साथ, एक्स के साथ, मतलब एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम पोजीशन के साथ, जिनके साथ भी इनकी कम्यूटेशन लो तो ये कम्यूट करते हैं। कम्यूट करने का मतलब क्या होता है? कम्यूट करने का मतलब है कि आप इन दोनों को साइमल्टेनियसली मेजर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम एक्स और एक्स पी को जब देखते हैं तो वी कैन नॉट मेजर इट साइमल्टेनियसली, तो ये हमारे पास इक्वल टू एच कट आ रहा होता है। तो हम पोजीशन एट एक्स और मोमेंटम एट एक्स को साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। कम्यूटेटर का मतलब ये होता है जब हम ऑपरेटर का कम्यूटेटर लेते होते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप स्पिन को किसी भी ऑपरेटर के साथ कम्यूट करोगे तो वो कम्यूट करेगा, तो आंसर आएगा जीरो। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, वो जीरो। और स्पिन कंपोनेंट के साथ ये बड़ी मजे की चीज है, तो आपको कैलकुलेशन रिलेशन करने की जरूरत पड़ती नहीं है। ओके, और ये भी एफपीएससी में आया था। नेक्स्ट है मेरे पास, अम, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है, अगला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला। सिस्टम हैविंग लैग्रेंजियन दिस वन, द इक्वेशन ऑफ मोशन इज, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब लैग्रेंज इक्वेशन कौन सी है? इधर लैग्रेंज इक्वेशन की जो फॉर्म है वो आपको पता होनी चाहिए। वो आपके पास है पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू डॉट का होल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम
माइनस पार्शियल एल ओवर विद रिस्पेक्ट टू द क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्यू क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं, कोई भी कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। मेरे केस में जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स हैं, तो मैं क्यू की जगह पे एक्स को रिप्लेस कर लेता हूँ, एक्स डॉट और एक्स। अब मुझे इस लैग्रांजियन का एक बार पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो मैं ले लेता हूँ पहले, माइनस उधर ही है, इसका मैं डेरिवेटिव ले लिया। अब पार्शियल डेरिवेटिव है तो ये डॉट का डेरिवेटिव 0 होगा, लेकिन इसका मुझे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, वो होगा मेरे पास 2/2 kx। 2 से कट जाएगा तो मेरे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ kx। ठीक होगी बात। तो ये माइनस साइन है तो माइनस माइनस साइन से प्लस हो जाएगा। अब इस पोर्शन को मैं अगर डेरिवेटिव लूं तो पहले मैं इसको लूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट। एक्स डॉट एक्चुअली एक्स पोजीशन है, तो एक्स डॉट एक्चुअली वेलोसिटी है। ठीक है, तो मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2/2 mx ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। 2 से कट गया। अब मैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा एम एक्स डबल डॉट। अब डबल डॉट का क्या मतलब है, डबल डॉट का वही मतलब है जो कि इसका मतलब था एक्स ओवर टी। पहले था पोजीशन की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो हमारे पास आ जाएगा एक्स डॉट, उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। अगर मैं एक्स डॉट का फिर से डेरिवेटिव ले लूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आ जाएगा एक्स डबल डॉट। वो क्या होगा, वो एक्चुअली एक्सलरेशन होगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0, एंड दैट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये मजे की इक्वेशन ऑफ मोशन है। मैं बताऊं ये कौन सी है, एम की जगह पे मैं ए लिखता हूँ, सॉरी डबल डॉट की जगह पे ए लिख लेता हूँ, और इज इक्वल टू माइनस के। कोई बताएगा ये कौन सी इक्वेशन है, एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। इस तरह का कोई इक्वेशन देखी है आपने, ये एफएससी में देखी है कोई, कहीं कहीं और नहीं देखी? ये सिंपल हार्मोनी मोशन में यूज करते हैं। या दैट इज करेक्ट। ठीक है, तो ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन ऑफ मोशन है, और कैसे फाइंड किया है, लैग्रैंज इक्वेशन के साथ। ठीक है, लैग्रांजियन हमें दिया हुआ था, इधर लैग्रैंज इक्वेशन यूज की, और हमारे पास एंड अप होगी इक्वेशन ऑफ मोशन से, जो कि हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स से निकालते हैं। ठीक है, तो मेरे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो कौन सा होगा जी, ये डबल डॉट है, वैसे नजर नहीं आ रहा शायद आपको, डबल डॉट, और हमारे पास आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ये दोनों एक जैसे हैं, माइनस साइन था ऊपर वाला, वैसे मैंने दिया, तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा इसमें डी। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे नजर आ रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास ये आइगन वैल्यूज है, इसको भी हम फाइंड कर लेते हैं। लंबा हो रहा है, मैं इसको नहीं करूंगा, आइगन वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास इसके लिए इक्वेशन होती है, वो हमारे पास होती है ए सिग्मा आई। ठीक है, इसको हम सॉल्व करके तो इसको फाइंड कर लेते हैं। इसको मैं एज इट इज रहने देता हूँ, टाइम बहुत हो जाता है, तो इसको मैं यहाँ पे स्किप करता हूँ। अब हम फाइनल की तरफ जाते हैं कि एक्चुअली क्या है। अब मैंने डेफिनेटली 1 आवर से ज़्यादा बोल चुका हूँ, एक घंटा 15 मिनट हो चुके हैं, लेकिन ख्वाहिश से कभी भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम आपको पोइट्री इतनी पसंद नहीं होती, लेकिन पोइट्री और फिजिक्स में एक डीप रिलेशन है कि जितनी ज्यादा इमेजिनेशन उतनी ही अच्छी फिजिक्स और उतनी ही अच्छी पोइट्री। इमेजिनेशन क्या, अगर हम बात करेंगे फील्ड ऐसी है, ऐसे कॉइल घूम रहा है, तो अगर आपको वो इमेजिन ही नहीं कर पा रहे कि फील्ड है, कि कॉइल घूम रहा है, तो आपको वो चीज़ समझ नहीं आएगी। लेकिन इमेजिनेशन स्ट्रांग होगी तो वो चीज़ समझ आएगी। तो ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोले में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। मीन्स के ये कि आपको मेहनत करनी है, मेहनत करोगे तो उसका फल मिलेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो मैं मेरी जो प्रिपरेशन के मेथड होता है वो ये होता है कि सबसे पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग करवाता हूँ, और उससे आधा कॉन्सेप्ट वैसे ही क्लियर हो जाता है। फिर उसके बाद मैं जब टॉपिक की तरफ आता हूँ, अब आपके पास दो ऑप्शन है, जो एफपीएससी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं मेरे प्लेटफॉर्म से, एनएफ साइंस एकेडमी से, उनके पास जो है वो दो प्लेटफॉर्म है, हमारे पास दो वेज हैं, उसको आप फॉलो कर सकते हो। एक वे क्या है कि आप क्या करो, जूम सेशन लो डेली बेसिस पे। ठीक है, डेली बेसिस पे आप जूम सेशन, ओ भाई भाई रुक जाना, ये प्रेजेंटेशन पे चलाने का। अच्छा, ईच टॉपिक आपको डिटेल से कराया जाएगा जूम पे, 1.5 आवर की क्रॉस होगी। ठीक है, और 4 मंथ के राउंड बोर्ड आपका सेशन होगा, और 2000 पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा अगर आपने डेली जूम पे लाइव क्लास लेनी है। लेकिन
अगर आप यूट्यूब पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हैं, बिल्कुल सेम मैंने उसी तरह से ही दोबारा पढ़ाना है, अगर आपने जूम पे भी लेना है तो। लेकिन क्या होगा, आपको रिकॉर्डेड टॉपिक्स मिलेंगे टाइम वाइज, ठीक है। आपको एक टाइम में एक टॉपिक, एक चैप्टर के रिकॉर्डेड लेक्चर सेंड किए जाएंगे, उसके रिलेटेड आपसे टेस्ट होगा। टेस्ट होने के बाद जब आपने 2 चैप्टर्स की कर लिए एमसीक्यूज, फिर उसकी डिस्कशन करने के लिए मैं एक सेशन रख लूंगा। उसमें हम डिस्कशन कर लेंगे कि ये चीज समझ नहीं आई या ये चीज समझ नहीं आई, तो वो वहां पे हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। 4 मंथ का सेशन होगा, उसमें आपको 1500 पर मंथ देना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि कोई जूम को कहेंगे और कोई यूट्यूब को कहेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। करना है तो एक चीज को फॉलो करेंगे, या यूट्यूब को या जूम को। इट इज अप टू यू, आपने ग्रुप में डिसाइड कर लेना। मैं एक पोल ओपन कर लूंगा, उसमें मैं बता दूंगा जो जिसकी जहाँ पे जिस पॉइंट के ज्यादा कह सकते हैं कि यूट्यूब के अगर ज्यादा पॉइंट बने तो वो चीज कैरी कर लेंगे, और अगर आप जूम के कैरी करना चाहें तो जूम के कैरी कर लेंगे। इनशाला जो सेशन स्टार्ट होगा वो 16 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास एडवांस में मैं आपको 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे। वैसे ये वो शहर तो नहीं है जिसका हमें इंतजार था, लेकिन 14 अगस्त है तो सही है। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर लें, उसके बाद हम सेशन को एंड करते हैं। तो नो, देर इज नो क्वेश्चंस, अगर आप करना चाहते हैं तो। हाँ, अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन पूछना है एफपीएससी के रिलेटेड या सेशन के रिलेटेड या कोई और, आप पूछ सकते हैं। एक्चुअली फिजिक्स पढ़ाऊंगा, और जो मैंने आपको जैसे बताया कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको बताता हूँ कि मैं सेशन टेस्ट लूंगा बीएड के पोर्शन का भी और इंग्लिश के पोर्शन का भी, लेकिन उसकी तैयारी, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ उस चीज़ में, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं भाई इसकी तैयारी करवाऊंगा। तो डेफिनेटली मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, मटेरियल प्रोवाइड करने के बाद मैं आपसे टेस्ट लूंगा, लेकिन उसकी कोई पढ़ाऊंगा नहीं है कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, तो वो ऐसी कुछ बात नहीं है। आप जो कह रहे हैं कि इतनी डिफिकल्ट फिजिक्स नहीं आती, हाँ, हम प्रिपेयर अगर करेंगे इस तरह से तो हमें एफपीएससी हलवा लगेगा। और दूसरी बात, आपके पास जस्ट 50 एमसीक्यूज फिजिक्स के हैं, बाकी एमसीक्यूज आपके ऑन स्टेक पड़े हुए हैं। बीएड है, इंग्लिश है, वो ऑन स्टेक है, आपको फोकस करना पड़ता है फिजिक्स पे। तो डेफिनेटली अगर आप इस तरह के एमसीक्यूज को देखोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फी मैकेनिज्म आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ। नजर आ रहे हैं? तो जो है ना, अब मैं आपके सामने हूँ, मैंने बीएड भी नहीं किया हुआ, ठीक है, मैंने बीएड तक नहीं किया हुआ, लेकिन बीएड के मैंने ये प्रैक्टिस की थी एक खास वे के साथ, तो इसको लेके चले थे, और वो तरीकेकार बताएंगे किस तरह से आपने लेके चलना है, तो वो हो जाएगा। कोई और क्वेश्चन? 16 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। हाँ, अगर आप सब ने जूम को ज्वाइन करना है तो रिकॉर्डेड लेक्चर तो फिर अवेलेबल होंगे, नो इशू, ठीक है। वो बीएड का पोर्शन मैं आपको सेंड करूंगा, मटेरियल मैं प्रोवाइड करूंगा आपको, जहां से मैंने प्रिपेयर किया था, जो ऑथेंटिक मटेरियल है वो मैं प्रोवाइड करूंगा। लेकिन डेफिनेटली मैं कोई, वो क्या कहते हैं ना, 2 नंबरी तो है नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि उसकी कोई चीज़ें जो मैं ये कहूँ ना कि मैं उसकी तैयारी कराऊंगा वो फलाना ढमका, तो नहीं, वो इतनी कुछ है नहीं है, आपको बस वो चीज़ें एज इट इज समझनी पड़ती है। यस, फीस के लिए आपको डेफिनेटली मेरा एक नंबर है। यस, मैं अभी रिसेंटली पीपीएससी लेक्चरशिप कर रहा हूँ, लेकिन मैं रिसेंटली एफपीएससी के लिए भी सिलेक्टेड हुआ हूँ। अब देखते हैं ज्वाइन करना है कि नहीं करना।
कोई क्वेश्चन है और? ऑब्वियसली आप एस के चांद, आपके पास एरोलेस फिजिक्स है, एस चांद फिजिक्स है, आप उसको प्रैक्टिस करते थे और वो मोर देन इनफ है। मतलब अबाउट अबाउट आई थिंक 2000 या 3000 से अबव उसके अंदर एमसीक्यूज हैं, और दैट इज मोर देन इनफ। अगर आप उसको कर लेते हो तो उससे ज़्यादा कोई आपको करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो मैं आपको सेंड करता हूँ, एक सेकंड में। वो शेयरिंग स्टॉप हो गई थी। स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? इजी पैसा के लिए आपको जीरो। वाई यू आर नॉट राइटिंग? एक्चुअली जब मैं इस डेमो सेशन करता हूँ तो ये यूज़ करना पड़ता है मुझे, पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट फिर एनोटेशन में थोड़ा सा मसला करता है, वैसे तो वन नोट जो बड़ा इजीली चल रहा था। तो जस्ट अ सेकंड। आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? तो मेरे पास जो नंबर है वो है 0345 080 199 6। ठीक है, इस पे इजी पैसा भी है और जैस कैश भी है। आप जैस कैश भी कर सकते हैं और इजी पैसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आप मुझे डेफिनेटली करके तो स्क्रीनशॉट शॉट कर सेंड कर सकते हैं, तो उसके बाद स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन इससे पहले आप ये देख लें कि जूम जूम करना है या यूट्यूब करनी है। तो फाइनली ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़। अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो, अगर इसके अलावा, तो आप ग्रुप में मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। और ये रिकॉर्डिंग जो है वो आपको मिल जाएगी वैसे भी यूट्यूब पे। अल्लाह हाफिज़। लेस देन 1 मिनट रह गया वैसे भी।